जोरिन की आंखें अचानक खुल गईं क्योंकि उसके पेट में तेज दर्द हुआ। उसका पूरा शरीर मरोड़ के साथ उस चीज के खिलाफ मुड़ गया जो उस पर गिरी थी, और अचानक वो पूरी तरह जाग गया। उसके दिमाग में नींद का एक कतरा भी नहीं था। गुड मॉर्निंग भाई। उसके ठीक ऊपर से एक बहुत ही खुशनुमा आवाज आई। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। राहत की एक लहर तुरंत उसके दिमाग में दौड़ गई, जिसके ठीक पीछे दुख आया। उसने कर दिखाया। उसने तीसरे टाइम ट्रैवलर से अपनी आत्मा को सुरक्षित रखा और उस भिड़ंत से पूरी तरह बिना किसी नुकसान के बच निकला। लेकिन उसके साथ ही, जोरियन, क्या तुम ठीक हो? जोरियन ने अपनी बहन को कई सेकंड तक घूर कर देखा। उसके दिमाग में लाखों बातें चल रही थीं। वो उसके खाली घूरने और खामोशी से थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन जोरियन अभी सच में परवाह करने की हालत में नहीं था। उसका दिमाग अभी भी रेड रोब से उसके खतरनाक तरीके से बचने पर अटका था, इस बात पर कि वो एक मास मर्डर करने वाले पागल नेक्रोमांसर द्वारा पकड़ा जाने वाला था, जिसके पास पता नहीं कितने समय का टाइम लूपिंग का अनुभव था। इस बात पर कि उस नेक्रोमांसर को अब पता था कि वहां दूसरे इंसानी टाइम ट्रैवलर्स घूम रहे हैं और वो किसी भी पल उसके पीछे आ सकते हैं। इस बात पर कि अरेनिया मर चुकी थी, मर गई थी और कभी वापस नहीं आने वाली थी। उसने बिना सोचे समझे किरियल को खुद से दूर धकेला, अपना चश्मा पहना और कमरे में चक्कर लगाने लगा। किसी आत्मा को मारना नामुमकिन था। उन्हें मिटाया नहीं जा सकता था, सिर्फ बदला जा सकता था। हर कोई यही कहता था। टीचर्स, वो सारी किताबें जो उसने इस विषय पर पढ़ी थीं, केल जो एक शौकिया नेक्रोमांसर था, यहाँ तक कि उस कमबख्त लिच ने भी अपनी एक बात में यही कहा था जब जोरियन पहली बार टाइम लूप में आया था। फिर रेड रोब में अरेनिया की आत्माओं को कैसे मार दिया? उसने सोचा कि सबसे सिंपल वजह यह हो सकती है कि रेड रोब ने बस कुछ ऐसा ढूंढ लिया था जो आम जादूगरों को नहीं पता था। वो एक नेक्रोमांसर था जिसके पास बहुत सारा समय था और कई डरावने एक्सपेरिमेंट्स के नतीजों से बचने का एक आसान तरीका था। शायद वो वहां कामयाब हो गया जहां दूसरे नेक्रोमांसर फेल हो गए थे। जोरियन को नहीं लगा कि इसकी संभावना ज्यादा थी, लेकिन ये सब बस उसकी अपनी अच्छी सोच हो सकती है। वो नहीं चाहता था कि अरेनिया हमेशा के लिए चली जाए। धत तेरी, उसे वो बेवकूफ़ मकड़ियाँ पसंद आने लगी थीं। हाँ, उनके बीच कुछ अनबन थी, लेकिन उसने कभी उनका बुरा नहीं चाहा था और उसे नहीं लगता था कि उन्होंने भी उसका बुरा चाहा हो। नॉवेल्टी ने तो पक्का नहीं, और वो अपनी जान बचाने के लिए भी झूठ नहीं बोल सकती थी। अगर वो खुद से पूरी तरह ईमानदार रहे तो उसने असल में नॉवेल्टी को अपनी दूसरी छोटी बहन जैसा समझा था, लेकिन अब वो जा चुकी थी, सायोरिया के नीचे की बाकी अरेनिया की तरह। और सबसे बुरी बात, उसने ऐसा होने दिया। उसने पूरी शाम मैट्रियाक का आखिरी मैसेज इकट्ठा करने में बिता दी, इस बात से अनजान और बेपरवाह कि असल में क्या हो रहा था, जबकि रेड रोब पूरे शहर में अरेनिया का शिकार कर रहा था। उसे पता था कि वो दूसरे टाइम ट्रैवलर से निपट रहा है, और उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उस आदमी ने हमारे जैसे दूसरों के खिलाफ कोई काट तैयार की होगी। भगवान, अब वो खुद को कितना बेवकूफ़ महसूस कर रहा था। हालांकि ये अजीब था। पहली बात तो ये कि अगर रेड रोब उस तरह के स्पेल से किसी को भी हमेशा के लिए हटा सकता था जो उसे परेशान करता था, तो उसने इसका इस्तेमाल और ज़्यादा बार क्यों नहीं किया? पक्का हमला बहुत आसान हो जाता अगर वो कुछ मुख्य रुकावटों को हटा देता। फिर भी जोरियन ने कभी किसी बड़े इंसान के बारे में नहीं सुना जो हर रीस्टार्ट की शुरुआत में मरा हुआ मिले, और उसके पास अरेनिया द्वारा बनाए गए बड़े इन्फॉर्मेशन नेटवर्क तक पहुंच थी। बेशक इसका एक साफ जवाब था, हो सकता है कि उस स्पेल की कोई बहुत बड़ी कीमत हो जिसे चुकाने के लिए रेड रोब तैयार नहीं हो, लेकिन इस बात ने कि रेड रोब ने सायोरिया की एक एक अरेनिया को हटाने के लिए इतनी मेहनत की, जोरियन को शक में डाल दिया। अगर इसके साथ कोई बड़ी कीमत जुड़ी होती तो वो पक्का और गहराई से जांच करता और सिर्फ उन्हीं को मारता जिन्हें मारना जरूरी था। दूसरी बात, अरेनिया असल में टाइम ट्रैवलर्स नहीं थी, तो स्पेल काम नहीं करना चाहिए था। जोरियन को पूरा यकीन था कि टाइम लूप हर आत्मा को समय में पीछे नहीं खींचता। अगर ऐसा होता तो हर जादूगर को 1 दर्जन या उससे ज्यादा रीस्टार्ट्स के बाद फर्क महसूस होता, क्योंकि उनकी शेपिंग स्किल्स रातों रात चमत्कारिक रूप से बढ़ जाती। इसके अलावा कुछ नॉर्मल नेक्रोमैंटिक मारने वाले स्पेल्स होते हैं जो लोगों को मारने के लिए आत्मा को शरीर से बाहर निकालने के काम आते हैं, और जोरियन ने कभी कभी हमले के दौरान उन्हें इस्तेमाल होते देखा था। अगर हर वो इंसान जिसकी आत्मा शरीर से बाहर निकाली गई टाइम लूप की शुरुआत में मरा हुआ मिलता, तो टाइम लूप की शुरुआत में मिलने वाली रहस्यमयी लाशों की संख्या जल्दी ही ढेर हो जाती, और जोनियन के आने तक हर किसी को एहसास हो जाता कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। इसलिए कुल मिलाकर ये साफ था कि आम लोगों की आत्माएं जो टाइम ट्रैवलर्स नहीं थीं, उन पर पिछले टाइम लूप्स में हुई किसी भी चीज़ का असर नहीं पड़ता था। ये बात कि रेड रोब का स्पेल आने वाले टाइम लूप्स में आम लोगों पर असर कर रहा था, कम से कम अजीब थी।
जोरियन ने चक्कर लगाना बंद किया और माथे पर बल डाला, अनजाने में इस बात पर गौर करते हुए कि किरियल किसी समय कमरे से बाहर चली गई थी। उसे ये महसूस हो रहा था कि रेड रोब किसी तरह मनचाहे असर को पाने के लिए टाइम लूप की असली बनावट का ही फायदा उठा रहा था। जोरियन को खुद नहीं पता था कि टाइम लूप असल में कैसे काम करता है, पर शायद रेड रोब को पता था। उस जानकारी के बिना वो शायद इसे कभी नहीं समझ पाने वाला था। हमेशा की तरह उसे और जानकारी चाहिए थी। इसके अलावा कि उसकी जानकारी का मुख्य सोर्स अरेनिया दुश्मन द्वारा पूरी तरह खत्म कर दिया गया था, जिससे उसके पास एक रहस्यमयी अधूरे और मरते वक्त छोड़े गए मैसेज के अलावा कुछ नहीं था। धत तेरी। अगले कुछ घंटों तक जोरियन बस मशीन की तरह काम करता रहा, अपनी अंदरूनी उथल पुथल को छिपाने की कोशिश करता रहा और जितना हो सके उतना नॉर्मल दिखने की कोशिश करता रहा। वो अपनी अंदरूनी उथल पुथल को पूरी तरह से खुद तक नहीं रख पाया था, जैसा कि माँ के चिंतित सवालों से पता चल रहा था। लेकिन आखिर में उन्होंने उसके एक हालिया बुरे सपने से थोड़ा परेशान होने के बहाने को मान लिया और उसे तंग करना बंद कर दिया। इसलिए उसने इसे एक जीत समझा। और वो कैसा बुरा सपना था? अरेनिया को खोने के अलावा इस बात की भी अच्छी खासी संभावना थी कि रेड रोब ने उसकी पहचान ढूंढ ली हो और वो किसी भी पल घर पर हमला करने वाला हो। सच है कि वो अपना चेहरा एक स्कार्फ के पीछे छिपाने में कामयाब रहा था और कभी बोला नहीं था, फिर भी तरीके तो थे ही। हालांकि उसने घबराहट में तुरंत घर छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। इसकी पहली और मुख्य वजह ये थी कि अगर रेड रोब ने उसे पहचान लिया था और वो सिरिन आ रहा था, तो उसके परिवार पर हमेशा के लिए मारे जाने का खतरा था, बिल्कुल अरेनिया की तरह, और वो ऐसा नहीं होने देना चाहता था। टाइम लूप के दौरान किरी उसे पसंद आने लगी थी और हालांकि वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता था, फिर भी वो किसी पागल को उनका खून नहीं करने देता। नहीं, ये पहले ही काफी बुरा था कि उसकी गलतियों की बड़ी कीमत अरेनिया ने चुकाई थी। लानत है अगर वो अपनी जान बचाने के लिए अपने परिवार को छोड़ दे। दूसरी बात ये कि हालांकि ये मुमकिन था कि उसकी पहचान खुल गई हो, पर यह सिर्फ एक संभावना थी, पक्का नहीं था। हाँ, ये उसे ढूंढना आसान होगा अगर कोई इस बात पर गौर करे कि जैक की क्लास के कौन से स्टूडेंट्स गायब हैं और फिर एक एक करके उनकी जांच करे। लेकिन ये पूरी तरह मुमकिन था कि रेड रोब इस बारे में सोचे ही नहीं। आखिर रेड रोब के लिए तो वो रहस्यमय इंसानी टाइम ट्रैवलर अरेनिया से जुड़ा था, जैक से नहीं। उसे जैक के क्लासमेट्स के बीच ढूंढने की कोई वजह नहीं थी। और हालांकि जैक को अब तक पता चल गया होगा कि जोरियन एक टाइम ट्रैवलर है, जोरियन को शक था कि जब तक रेड रोब दस्तक देगा तब तक वो सायोरिया से बाहर होगा। अगर जैक में थोड़ी सी भी कॉमन सेंस थी, जैसा कि ये पक्का नहीं था, तो वो नया रीस्टार्ट शुरू होते ही सुबह सबसे पहले शहर छोड़ देता। ये देखते हुए कि रेड रोब ने हमले के दौरान लिच को बैकअप के तौर पर लाकर जैक को बुरी तरह हराया था और जैक को इस बार ये याद भी था, जोरियन को लगा कि जैक भी इतना पागल नहीं होगा कि वहीं रुका रहे जहां साफ तौर पर बेहतर दुश्मन उसे ढूंढ सके। भरोसा करने के लिए ये बहुत सारे अंदाजे थे, लेकिन उसके पास और बचा ही क्या था। वो एक कोने में फंस गया था। वो बस इंतजार कर सकता था और उम्मीद कर सकता था कि रेड रोब एक डरावने अच्छे नेक्रोमैंसर और पता नहीं क्या क्या होने के साथ साथ एक मास्टर डिटेक्टिव ना हो। किसी भी मामले में उसका प्लान अभी काफी सिंपल था। रोज की तरह ट्रेन पर चढ़ना, फिर सिरिन छोड़ते ही तुरंत उतर जाना। उसका आने वाले समय में सायोरिया वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। रेड रोब पक्का कुछ समय तक सायोरिया पर ध्यान देने वाला था, उन टाइम ट्रैवलर्स को पकड़ने की कोशिश में जिन्हें अरेनिया शायद लेकर आई हूँ। इसलिए जल्दी वहां जाना मुसीबत को बुलावा देना था। कोई भी छोटी सी गलती उसका राज खोल सकती थी और उसे खुद पर भरोसा नहीं था कि वो कई रीस्टार्ट्स तक छिपकर रह पाएगा। नहीं, बेहतर होगा कि वो कुछ समय के लिए शहर से दूर रहे। उसे किसी समय वहां वापस तो जाना ही होगा बेशक, लेकिन दोबारा शहर में दिखने से पहले उसे और ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा जानकार होना होगा। सायोरिया से बचने के अपने पक्के फैसले के अलावा उसके प्लान ना के बराबर थे। वो इस वक्त काफी खोया हुआ महसूस कर रहा था। सारे इमोशनल लगाव को एक तरफ रखते तो अरेनिया इस उलझी हुई घटना में उसकी सबसे अच्छी साथी अलाइज भी थी और उन्हें खोने से उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसे अब भला क्या करना चाहिए था? उसने ये नतीजा निकाला कि उसे शांत होने और जो कुछ हुआ उसे स्वीकार करने के लिए कुछ समय चाहिए। आगे बढ़ने का एक नया रास्ता सोचना होगा। वो शायद 1 या 2 रीस्टार्ट्स के लिए बस पूरे देश में यहाँ वहाँ घूमता रहेगा, या शायद 1 दर्जन रीस्टार्ट्स के लिए। हाँ, अब जब उसने इस बारे में थोड़ा सोचा तो टाइम लूप उसके लिए पूरे देश, शायद पूरे महाद्वीप के दौरे पर जाने का एकदम सही समय था। बस घूमना और नज़ारे देखना, बहुत आरामदायक। सच है कि मैट्रियार्क के आखिरी मैसेज में टाइम लूप के धीरे धीरे खराब होने के बारे में कुछ जिक्र था, लेकिन उन टुकड़ों में उसने कोई पक्की समय सीमा नहीं बताई थी जिन्हें वो जोड़ पाया था, और उसका मानना था कि अगर समय कम होता तो उसने उस हिस्से पर ज्यादा जोर दिया होता।
नहीं, वो बात सिर्फ उसे ये बताने के लिए थी कि उसके पास काम करने के लिए असीमित समय नहीं है। उसे कुछ काफी बड़ी लेकिन सीमित संख्या की उम्मीद रखनी चाहिए। और समय लगातार बीत रहा था। कम से कम उसे यही उम्मीद थी, वरना वो पूरी तरह से बर्बाद था। बड़ी लेकिन सीमित संख्या के साथ वो काम कर सकता था, लेकिन अगर उसके पास सिर्फ मुट्ठी भर रीस्टार्ट्स ही बचे होते, इसके बारे में सोचना ही बेकार था। मिस्टर कजिंस्की, इल्सा ने कहा, उसकी सोच को तोड़ते हुए। अच्छा ही हुआ, उसकी सोच फिर से अंधेरे की तरफ जा रही थी और वो उदास महसूस करके थक गया था। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं सुन रहा हूँ, जोरियान ने झूठ बोला। जाहिर है वो सच में नहीं सुन रहा था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने इल्सा के साथ ये बातचीत अब तक लाखों बार की थी। ठीक है, इल्सा ने शक के साथ कहा, जैसा कि मैं कह रही थी, तुम अपना बैच तब ले सकते हो जब तुम स्कूल खत्म कर लो, क्योंकि ये बहुत महंगा है। और अगर मैं इसे अभी लेना चाहूँ तो? जोरियान ने बीच में टोका। उसकी बचत 1 महीने की बिना किसी मकसद के सैर के लिए काफ़ी होनी चाहिए थी, इसलिए उसे शायद काम के लिए बैच की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसे अपनी जादू करने की ताकतों को राज रखने का ख्याल पसंद नहीं आया। कहीं कोई ज़रूरत से ज़्यादा काम करने वाला पुलिस वाला उसकी रिपोर्ट गिल्ड को न दे दे और आखिरकार अकेडमी को बीच में न ले आए। सर्टिफिकेशन और मेंबरशिप साबित करने के लिए बैच होने से वो ज़्यादातर अपनी मर्जी की चीज़ें कर पाएगा। तुम एल्डेमार में यहाँ वहाँ फैले किसी भी मेज गिल्ड के ऑफिस से इसे ले सकते हो, इल्सा ने कहा। ज्यादातर बड़े शहरों और क्षेत्रीय केंद्रों में एक ऑफिस होता है। ओम, अच्छा है, मुझे डर था कि वो इसे सिर्फ अकेडमी या ऐसी ही किसी जगह से ले सकता है। आखिरकार इल्सा चली गई। उसके जाते वक्त के शब्द थे कि वो उसे क्लास में देखने का इंतजार करेगी। ये नया था। क्या उसे शक था कि वो स्कूल छोड़कर अपना काम करने वाला है? खैर, जो भी हो, अगर उसे शक था तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। अकेडमी उन स्टूडेंट्स के खिलाफ हमेशा बहुत कम रिस्पॉन्स, अनीमिक रिस्पॉन्स देती थी। वो उसके माता पिता को एक चिट्ठी भेजेंगी जिसमें उन्हें बताया जाएगा कि वो क्लास में नहीं आ रहा है, और बस इतना ही। और खुशकिस्मती से जोरियान के लिए, जब तक चिट्ठी पहुंचेगी तब तक घर पर उसे पढ़ने के लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि उसके माता पिता अपने प्यारे डेमियन से मिलने कोथ जा रहे थे। इस बात से संतुष्ट होकर कि उसका रास्ता फिलहाल तय हो गया है, उसने अपना सामान उठाया और ट्रेन स्टेशन की ओर निकल पड़ा। जैसे ही ट्रेन सिरिन से निकली और सायोरिया की ओर अपनी यात्रा शुरू की, जोरियान को कुछ राहत महसूस होने लगी। इसका एक हिस्सा ये था कि ट्रेन की सवारी हमेशा उसे थोड़ा नींद जैसा महसूस कराती थी और इसलिए उसके शरीर और दिमाग से तनाव को सीधे बाहर निकाल देती थी। लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा इस सच्चाई से आया कि रेड रोप कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। घंटे गुजर चुके थे। रेड रोप जैसी काबिलियत वाले किसी व्यक्ति के लिए कजिंस्की परिवार पर हमला करने की तैयारी करने और उसे अंजाम देने के लिए काफी समय था, और उसके या उसके परिवार के खिलाफ कोई दुश्मन ताकत नहीं टकराई थी। इसलिए संभावना यही है कि रेड रोप आ ही नहीं रहा था। इसका मतलब ये था कि उसकी पहचान फिलहाल सुरक्षित थी, जो कि एक बड़ी राहत थी। अगर उसने पिछले रीस्टार्ट में जोरियान की पहचान का पता नहीं लगाया था तो वो शायद उसे बिल्कुल नहीं ढूंढ पाएगा। अगर रेड रोप को पता होता कि कहाँ देखना है तो 1 महीना उसे ढूंढने के लिए काफी समय था। वो तब तक पूरी तरह से चैन की सांस नहीं लेगा जब तक कि इस रीस्टार्ट की तरह कुछ और रीस्टार्ट्स भी शांति से न बीत जाएं। लेकिन ये एक हिम्मत बढ़ाने वाला संकेत था। उसे बस ये पक्का करना था कि वो फ्यूचर में और कोई बेवकूफ़ी भरी गलतियां न करे। ट्रेन एक पल के लिए रुकी और फिर वापस सायोरिया की ओर चल दी। जोरियान ने फिलहाल ट्रेन में ही रहने का फैसला किया, बावजूद इसके कि उसका शुरुआती इरादा सिरिन के बाद पहले ही स्टेशन पर उतरने का था। सिरिन के बाद पहला स्टॉप एक और भी छोटा गांव था जो सिरिन की ओर ही झुका हुआ था और जिसमें किसी को बताने लायक कुछ खास नहीं था। वहां उसका उतरना वहां के लोगों द्वारा नोट किया जाएगा और उस पर बातें होंगी, और इस बात की संभावना थी कि कोई उसे पहचान ले और उसके परिवार के कोथ निकलने से पहले ही उन्हें रिपोर्ट कर दे। और ये उस तरह का ड्रामा था जिसकी उसे अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। और इसके अलावा वो उस छोटे से अनजान गांव में आखिर क्या करता? नहीं, नाइजलवार तक इंतजार करना और फिर पैदल टेशनग्रैड जाना कहीं ज़्यादा बेहतर था। नाइजलवार भी बहुत कम महत्व वाला एक छोटा शहर था, लेकिन वो इतना ज़रूरी ट्रांसपोर्ट जंक्शन था कि वहाँ रास्ते में उतरने वाले किसी मुसाफिर को कोई भी अजीब नहीं मानेगा। टेशनग्रैड एक रीजनल राजधानी थी। वो एल्डेमार, कोर्सा या सायोरिया के सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन वो इतनी बड़ी और असरदार थी कि वहाँ नए लोगों का आना नॉर्मल बात थी। टेशनग्रैड में एक मेज गिल्ड ऑफिस भी था, इसलिए वो अपना बैज वहाँ ले सकता था। वो बिना किसी मुश्किल के नाइजलवार में उतरा और तुरंत टेशनग्रैड की ओर चल दिया। बदकिस्मती से उसके लिए वो तूफान जो हर रीस्टार्ट के पहले दिन बिना चूके सायोरिया से टकराता था, साफ तौर पर उससे कहीं ज्यादा बड़े लेवल की चीज थी जितना उसने पहले सोचा था, क्योंकि उसने खुद को आधे रास्ते में एक बहुत बड़े बारिश के तूफान के बीच में पाया। शुक्र है कि उसकी रेन शील्ड काफी समय तक टिकी रही, जिससे वो सड़क किनारे बनी एक सराय में जा सका और वहां पनाह ले सका। उसने रात वहीं बिताई, इस देरी से थोड़ा चिड़चिड़ा होने के बावजूद कि उसके पास इस रीस्टार्ट के लिए कोई पक्का प्लान नहीं था।
इस बात ने भी कोई मदद नहीं की कि खाना बहुत खराब था और लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। शायद ये उसके कपड़े थे जो उसकी माँ ने उसे पहनाए थे, वो साफ तौर पर थोड़े फैंसी थे और ज्यादातर आम लोगों की पहुंच से बाहर थे, और उसे सराय में घुसने से पहले बदलने का मौका नहीं मिला था। उसने अपने कमरे पर एक बेसिक सुरक्षा जादू वार्डिंग स्कीम लगाई ताकि मुमकिन चोरों और हमलावरों को दूर रखा जा सके, लेकिन खुशकिस्मती से उसके सोते समय किसी ने कुछ करने की कोशिश नहीं की। सराय में बिना किसी घटना के रात बिताने के बाद जोरियान सुबह जल्दी वहां से निकल गया और कुछ घंटों बाद टेशनग्राड पहुंचा, सिर्फ एक बहुत ही खराब सरप्राइज पाने के लिए जब उसने अपना बैज लेने की कोशिश की। जैसा कि पता चला, इल्सा ने ये कहकर कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं की कि बैज बहुत महंगा था, उनमें से एक को बनवाने में उसकी आधी बचत खर्च हो जाएगी। जोरियान की राय में ये दिन दहाड़े लूट थी, लेकिन मेज गिल्ड के ऑफिस में जिस आदमी से उसने बात की, उसने कीमत कम करने के बारे में कुछ भी सुनने से मना कर दिया। इसके बजाय उसने जोरियान को पास की एक दीवार की ओर इशारा किया जहां एक जॉब पैनल लगा हुआ था। ये सायोरिया की एकेडमी में लगे जॉब पैनल जैसा ही था, बस यहाँ नौकरियों के पैसे कहीं ज्यादा वाजिब थे, क्योंकि शहर में जादूगरों की वैसी भीड़ नहीं थी जैसी सायोरिया में थी। जोरियान के बैच को तैयार होने में 2 दिन लगने वाले थे, इसलिए उसने सोचा कि जब तक वो इंतजार कर रहा है तब तक कुछ पैसे कमा ले ताकि अपना पैसों का खजाना फिर से भर सके। ऐसा तो था नहीं कि उसके पास करने के लिए कुछ और बेहतर काम था। जॉब लिस्ट उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा अलग, एक्लेक्टिक थी। उसे यकीन था कि एक टूटी हुई दीवार को ठीक करने के लिए 2 मुर्गियां और एक आटे की बोरी एक सही कीमत थी, लेकिन खुद उसके लिए ये किसी काम की नहीं थी। और उन कुछ जॉब पोस्टिंग्स ने, जिनमें किसी पक्के पेमेंट का जिक्र नहीं था, उसे बहुत शक में डाल दिया। फिर भी उसे अपना समय बिताने के लिए काफी चीजें मिल गई। इस तरह अगले 3 दिनों तक जोरियान ने बहुत सारी मरम्मतों में मदद की, एक खोई हुई बकरी को ढूंढा, पत्थर के ब्लॉकों के ढेर को अपनी तैरती हुई डिस्कों पर शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया, वहां की लोकल कीमियाकार की जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में मदद की, और शहर के किनारे पर एक प्राइवेट अनाज गोदाम में चूहों के एक बहुत ही गंदे आतंक को खत्म किया। इसमें से कुछ भी बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन जोरियान झूठ बोल रहा होगा अगर वो कहे कि उसने इस दौरान कुछ नहीं सीखा। किसी जादू को किताबी तौर पर जानने और उसे असल समस्याओं को सुलझाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करने में बहुत बड़ा फर्क था। खैर, ये लो, काउंटर के पीछे वाले आदमी ने जोरियान को उसका बाज थमा दिया। ये देखने में काफी सामान्य था, हालांकि जोरियान अपनी उंगलियों से इसकी सतह को छूते समय इसमें छिपे हुए एक पेचीदा जादुई सूत्र, स्पेल फॉर्मूला को महसूस कर सकता था। उसे किसी दिन इनमें से एक चीज को खोल कर देखना होगा कि आखिर मामला क्या है। तुम इसके साथ किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ उन अनऑफिशियल जॉब्स के लिए ही नहीं जो जॉब बोर्ड पर है। बाय द वे, अच्छा काम किया। काफी समय हो गया जब कोई शहर में आया हो और उसने शहर के लोगों की इस तरह मदद की हो। मैंने ये सच में भलाई के लिए नहीं किया था, जोरियान ने बुदबुदाया। ओह, मुझे पता है, आदमी ने कहा, लेकिन बहुत सारे जादूगर ऐसे छोटे कामों को अपने लेवल से नीचे समझते हैं और अपने उसूलों की वजह से उन्हें करने से मना कर देते हैं। उनमें से बहुत से ऐसे दिखते हैं जिन्हें आम लोग खुद भी कर सकते हैं, और बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर ये कुछ ऐसा है जिसे करने की इतनी सख्त जरूरत है तो आप खुद मदद क्यों नहीं करते? मुझे शक है कि गिल्ड इस इलाके के लिए किसी नॉन मेज व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाएगी। हाँ, वो आदमी हंसा, उस इल्जाम से बिल्कुल भी बुरा माने बिना। मैं असल में मदद करता हूँ जब मुझे समय मिलता है। ये पद दिखने के मुकाबले कहीं ज्यादा व्यस्त है, मेरा यकीन करो। और हालांकि वे काम सच में बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन जादू के बिना उनमें से ज्यादातर को करने में बहुत मेहनत और समय लगेगा, जबकि तुम्हारे जैसे एक छोटे जादूगर उन्हें मुट्ठी भर जादुई मंत्रों के साथ 1 घंटे से भी कम समय में सुलझा सकते हैं। तो हाँ, शायद तुमने पिछले कुछ दिनों में दुनिया को नहीं बचाया या जो भी हो, लेकिन जिन लोगों की तुमने मदद की है वे पक्का खुश हैं कि तुमने उनकी जिंदगी थोड़ी आसान बना दी। कस्बों के लोगों का कुछ समय बच गया, तुम्हें खर्च करने के लिए कुछ आसान कैश मिल गया, और मुझे मेरी कुछ परेशान करने वाली जिम्मेदारियों से छुटकारा मिल गया। हर कोई फायदे में रहा, है ना? जोरियन ने बिना किसी पक्के जवाब के कहा। तो क्या तुम्हारे पास पहले से ही कोई खास काम इंतजार कर रहा है या तुम किसी काम की तलाश में हो? उस आदमी ने पूछा। कुछ खास नहीं, जोरियन ने कहा। मैं कुछ समय के लिए यहाँ वहाँ घूमने वाला था और देखने वाला था कि क्या मेरी पसंद का मिलता है। समझ गया। खैर, अगर तुम उन्हें देखना चाहो तो मैं आसपास की कुछ जगहों की सिफारिश कर सकता हूँ। जरूर, जोरियन ने कंधे उचकाए। मुझे लगता है कि चीज़ों को देखने में कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा अगर तुम उन छोटे मोटे कामों का बेहतर पैसे वाला वर्जन ढूंढ रहे हो जो तुम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हो, तो मैं तुम्हें उत्तर की ओर सैरोकियन हाईलैंड्स की तरफ जाने की सलाह देता हूँ। बॉर्डर पर हमेशा बहुत सारा काम होता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो या मॉन्स्टर्स का शिकार करना और ऐसी ही चीज़ें। बड़े चूहों का शिकार करने के मुकाबले ये पक्का बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन साथ ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी।
एक दिलचस्प विचार है, जोरियन ने कहा। इकलौती समस्या ये थी कि हाईलैंड्स की ओर विस्तार के प्रयासों के लिए सायोरिया ही मुख्य रास्ता या स्प्रिंग बोर्ड था। जैसा कि जोरियन मैप से समझ पाया था, इतनी दूर उत्तर में जाते समय सायोरिया से बचकर निकलना बहुत मुश्किल था और वो आने वाले समय में शहर के आसपास कहीं भी नहीं रहना चाहता था। पता है, मैंने गौर किया है कि मेज गिल्ड साइरोकियन हाईलैंड्स में बस्तियां बसाने के लिए काफी जोर दे रही है। ऐसा क्यों है? हाँ, खैर ये सब स्प्लिंटरिंग का मामला है, समझे। उत्तराधिकारी राज्य हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं और ऐसे फायदों की तलाश में रहते हैं जिनसे वे अपने दुश्मनों को हरा सकें। उत्तर में एल्डमार के पास अनछुए जंगल का एक अच्छा खासा हिस्सा है, इसीलिए इसका फायदा ना उठाना बेवकूफ़ी होगी। मैंने सुना है कि ये जगह रिसोर्सेज, जादुई और आम, दोनों तरह से भरी हुई है। जोरियन ने उस आदमी के साथ 1 घंटा बिताया, उस क्षेत्र और अपने विकल्पों के बारे में चर्चा की। वो वास्तव में इस खास रीस्टार्ट में किसी भी जगह बसना नहीं चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि वो भविष्य में उस आदमी द्वारा बताए गए कुछ विकल्पों को आजमाना चाहेगा और इस स्थिति में ये सुविधाजनक होगा कि उसने पहले ही उस जगह का दौरा कर लिया है और इस तरह वहाँ सीधे टेलीपोर्ट कर पाएगा। तो अगले 2 हफ्तों तक जोरियन उस क्षेत्र में घूमता रहा, अलग अलग वर्कशॉप्स, लाइब्रेरीज, कीमियागरों, जड़ी बूटी विशेषज्ञों वगैरह के पास गया, या बस नज़ारे देखता रहा और रास्ते में मिलने वाले ग्रामीणों और कस्बों के लोगों के लिए छोटे मोटे काम करता रहा। उसने अपनी जादुई ट्रेनिंग बंद नहीं की, लेकिन किसी स्पष्ट लक्ष्य या एकेडमी, लाइब्रेरी जैसे मंत्रों के सुविधाजनक भंडार की गैरहाजिरी में उसने आगे बढ़ने का सबसे बुनियादी तरीका चुना, शेपिंग एक्सरसाइजेज। इससे मदद मिली कि अपनी यात्रा के दौरान वो जिन भी ग्रामीण जादूगरों से मिला, उनके पास कोई ना कोई पर्सनल शेपिंग एक्सरसाइज थी जो वो उसे दिखाने के लिए तैयार थे। और एक्सविम के उलट, जो बस उसे वो आखिरी रिजल्ट बताता था जो उसे चाहिए था और विस्तार से समझाने से मना कर देता था, उनके पास असल में क्या करना है और किस क्रम में करना है इसके बारे में डिटेल्ड निर्देश थे। टाइम लूप के खत्म होने तक जोरियन ने सीख लिया था कि संगमरमर की सतह को परत दर परत कैसे छीलना है। एक सेब और दूसरे फलों के साथ भी वैसा ही करना है। अपनी उंगली को कटिंग लाइन के साथ खींचकर पग्गस कैसे काटना है, पानी के कुंड को छुए बिना उसमें हल्की लहरें कैसे पैदा करनी है, पानी की एक बूंद को हवा में लिफ्ट करना और उसे एक परफेक्ट स्फीयर का आकार देना, फिर उस गोले को जमाना और अंत में टेलीकाइनेटिकली धूल में ज्योमेट्रिकल शेप्स कैसे बनाने हैं। इनमें से किसी में भी एक्सविम की परिभाषा वाले शब्द मास्टरी हासिल नहीं हुई थी, लेकिन खुशकिस्मती से एक्सविम इस बार उसके आसपास कहीं नहीं था। इसीलिए जब उसे लगता कि उसने अपनी पसंद के हिसाब से इसे सीख लिया है, तो वो बस अगली एक्सरसाइज पर बढ़ सकता था। उसे महसूस हुआ कि शेपिंग एक्सरसाइजेस बहुत कम परेशान करने वाली थी, जब उन्हें बार बार तब तक नहीं करना पड़ता था जब तक कि वो बिना किसी गलती के ना हो जाएं। उसने अपनी दिमागी शक्तियों का अभ्यास करना भी जारी रखा। उसे लगा कि वे बहुत ज़रूरी थीं। अगर वे ना होती तो वो रेड रोप के साथ अपनी भिड़ंत से कभी सही सलामत नहीं बच पाता। किसी समय उसने दूसरी अरेनियन कॉलोनियों को ढूंढने और अपने उनसे धीरे धीरे अरेनियन जादू को सोखने के लिए टाइम लूप का फायदा उठाने का प्लान किया था, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकता था। ये बहुत जल्दी था। अरेनिया और उनके खत्म होने और उसमें उसकी नासमझी और लापरवाही की यादें अभी भी उसके दिमाग में बिल्कुल ताज़ा थीं। इसीलिए इसके बजाय उसने बस हर इंसान पर अपनी सहानुभूति का इस्तेमाल किया और अलग अलग जानवरों की दिमाग से जुड़ने का अभ्यास किया। उसे खास तौर पर झरनों और तालाबों के पास चलना और आसपास उड़ने वाली ड्रैगन फ्लाइज पर कंट्रोल पाना पसंद था, ताकि वो उनसे अपने चारों ओर चक्कर काटने वाली कलाबाजियां करवा सके। कीड़ों के दिमाग इतने साधारण या रूडिमेंट्री होते थे कि उन पर पूरा कंट्रोल पाना बहुत आसान था। हालांकि उन्हें प्रभावी ढंग से कठपुतली की तरह नचाने में कुछ मेहनत लगी और वो अभी भी एक साथ 3 से ज्यादा ड्रैगन फ्लाइज पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। समय बीतता गया। ज्यादातर वो खुद को इतना व्यस्त रखने में कामयाब रहा कि उसके पास उदास होने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। लेकिन हर शाम जब वो सोने की तैयारी करता तो उसकी सारी चिंताएं और बेबसी की भावनाएं पूरी ताकत के साथ वापस आ जाती। वो जो भी प्लान बनाने की कोशिश करता वो खोखला और नाकाम होने वाला लगता। वो पर्याप्त ताकतवर नहीं था, उसे पर्याप्त जानकारी नहीं थी। रेड रोब के पास उससे कई सालों का अनुभव ज्यादा था और ये कभी बदलने वाला नहीं था। जैसे जैसे रीस्टार्ट का अंत करीब आया, उसका मूड और भी खराब हो गया। इस रीस्टार्ट में उसने एक और भिड़ंत से बचाव कर लिया था, लेकिन अगले का क्या वो अगली बार एक डरावनी खामोशी में जागेगा, सिर्फ ये जानने के लिए कि रेड रोब उसके जाने के बाद उसके परिवार तक पहुंचा और उन्हें बेजान, बिना आत्मा वाली लाशों के रूप में छोड़ गया। रीस्टार्ट की आखिरी रात जोरियन बिल्कुल नहीं सोया। बस यात्रा के दौरान उसे मिली एक छोटी अकेली पहाड़ी से रात के आसमान को देखता रहा और अपने विचारों में खोए हुए मच्छरों को अपने से दूर हटाने के लिए चुपचाप अपनी दिमागी शक्तियों का इस्तेमाल करता रहा।
जोरियन की आंखें अचानक खुल गई क्योंकि उसके पेट में तेज दर्द हुआ। उसका पूरा शरीर मरोड़ के साथ उस चीज के खिलाफ मुड़ गया और अचानक वो पूरी तरह जाग गया। उसके दिमाग में नींद का एक कतरा भी नहीं था। गुड हे, किरियली चिल्लाई जब जोरियन ने उसे कसकर गले लगाया। क्या बदतमीजी है जोरियन, मुझे छोड़ो, तुम जंगली। अभी भी वही पुरानी वाली किरियले। जोरियन ने नाटकीय आह भरी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। अब मेरे ऊपर से उतरो इससे पहले कि मैं तुम्हें थोड़ा और गले लगा लूं। उसका परिवार ठीक था और पिछले रीस्टार्ट की तरह ही रेड रोब कहीं नजर नहीं आ रहा था। इस तरह एक बहुत खुश जोरियन एक बार फिर ट्रेन पर चढ़ा और निगिलवार में उतर गया। हालांकि उसने इस बार अपना बैज लेने की जहमत नहीं उठाई, वो वाकई बहुत महंगा था और वैसे भी किसी ने असल में उसे देखने के लिए नहीं कहा था। इसके बजाय उसने खुद को बस उस आखिरी जगह टेलीपोर्ट कर लिया और अपनी सैर जारी रखी। सायोरिया के आसपास के इलाकों में जादूगर होना सायोरिया में जादूगर होने से बहुत अलग था, जोरियन ने सोचा। होल से निकलने वाली भारी मात्रा में मौजूद एम्बियंट माना के बिना माना को बचाकर रखना असल में एक बड़ी समस्या थी। यहाँ तक कि शेपिंग एक्सरसाइजेज भी कुछ घंटों के बाद उसके भंडार को खाली कर देती थीं। जबकि सायोरिया में उसकी मुख्य सीमा उसका सब्र और उसके खाली समय को खाने वाली जिम्मेदारियां थीं। यही एक और वजह थी कि जोरियन ने यात्रा के दौरान किसी असली जादू के बजाय शेपिंग एक्सरसाइजेज पर ध्यान दिया। वो एकेडमी लाइब्रेरी को भी याद करने लगा था। उसे कुछ समय के लिए लगा था कि उसकी शोहरत बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है, लेकिन अब जब वो हर बार जब किसी समस्या में फंस जाता तो उसकी विशाल शेल्फ तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि वो कितनी सुविधाजनक थी। इसमें बहुत ही अजीब विषयों के मामले में काफ़ी कमियां थीं, लेकिन बेसिक मंत्रों और आम टॉपिक्स पर किताबों का इसका कलेक्शन सबसे बेहतरीन था। यहाँ बाहर के इलाकों में अपनी ज़रूरत का सटीक स्पेल बुक ढूंढना बहुत मुश्किल था। वे मौजूद तो थीं, लेकिन उनमें सिर्फ सबसे बेसिक चीज़ें ही थीं, और अगर आपको कुछ भी अनोखा चाहिए था तो आपको किसी दूसरी बस्ती या प्राइवेट कलेक्शन की ओर भेज दिया जाता था। उसे ये भी पता चला कि जादू को पहचानने वाले मंत्र उसकी पहली सोच से कहीं ज्यादा उपयोगी थे। सायोरिया के बाहर जादुई चीजें और जीव असल में साफ तौर पर अलग नजर आते थे। सायोरिया में ज्यादातर जनरल मैजिक डिटेक्शन स्पेल्स बस हर समय गलत नतीजे ही देते थे। रिजल्ट पाने के लिए आपको अपनी डिविनेशन की शर्तों को किसी खास चीज तक सीमित करना पड़ता था। कुल मिलाकर वो समझने लगा था कि जादूगर सायोरिया और मानावेल्स के ऊपर बसे दूसरे शहरों की ओर क्यों भागते हैं। उस तरह की जगहें बहुत सारे रिसोर्सेज प्रदान करती थीं, जिन्हें एक ही सुविधाजनक जगह पर कहीं और पाना मुश्किल था। लेकिन जोरियन की यात्रा जारी रही। उसने देश के हर बड़े शहर का दौरा करने का मन बना लिया था, अगर कुछ और नहीं तो इसीलिए ताकि वो अपनी मर्जी से उनमें से किसी पर भी टेलीपोर्ट कर सके। और वो पूरे महाद्वीप की यात्रा करने के बारे में भी गंभीरता से सोच रहा था। उसे रोकने वाली इकलौती चीज ये थी कि इंटरनेशनल ट्रैवल पक्का झंझट वाला होने वाला था, और वो ये सारी यात्रा आराम करने के लिए कर रहा था, बॉर्डर अधिकारियों के साथ परमिशन को लेकर बहस करने के लिए नहीं। जब एक और रीस्टार्ट बीत गया और रेड रोब फिर भी नहीं आया, तो जोरियन ने आखिरकार खुद को पूरी तरह से रिलैक्स करने दिया। 3 रीस्टार्ट्स हो चुके थे और रेड रोब ने अभी तक जोरियन को नहीं ढूंढा था। उसे पूरा यकीन था कि इसका मतलब है कि वो अब उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तो वो कोई मास्टर डिटेक्टिव नहीं था, ये जानकर अच्छा लगा। इस बात की खुशी के साथ कि वो इस बार खतरे से बच गया था, जोरियन ने गंभीरता से सोचा कि आगे क्या करना है। उसे जैक से संपर्क करने की जरूरत थी, लेकिन ये उसकी प्राथमिकता नहीं थी। जैक के पास शायद ऐसी कोई खास जानकारी नहीं थी जो जोरियन को ये समझने में मदद करे कि टाइम लूप कैसे काम करता है, और वैसे भी जोरियन को नहीं पता था कि उस दूसरे टाइम ट्रैवलर को कैसे ढूंढा जाए। वे किसी न किसी मोड़ पर फिर से मिलने ही वाले थे, और जोरियन अगली बार आमने सामने होने पर फिर से बेवकूफ बनने का नाटक नहीं करने वाला था। लेकिन उसे अपना समय एक ऐसे लड़के को ढूंढने में बर्बाद करने की जरूरत नहीं लगी जो शायद अभी ढूंढे जाना ही नहीं चाहता था। ऐसा नहीं था कि इस बीच उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। उसे सायोरिया वापस जाने और जैक को ढूंढने के बारे में सोचने से पहले कई सारे स्किल्स में महारत हासिल करने की सख्त जरूरत थी। उसे सोल मैजिक के बारे में और जानने की जरूरत थी। उसे अपने माइंड मैजिक को अरेनिया की तरह एक सही औजार और हथियार के रूप में मांझने की जरूरत थी, और उसे अपनी कॉम्बैट स्किल्स को उस लेवल तक पहुंचाने की जरूरत थी जहां वो खुले मुकाबले में रेड रोब का डटकर सामना कर सके। पहली प्राथमिकता काफी साफ थी, उसे कम से कम सोल मैजिक को रोकने का तरीका जानना ही होगा अगर वो रेड रोब से निपटते समय फिर से धोखा नहीं खाना चाहता था। इसके अलावा वो ये भी पता लगाना चाहता था कि रेड रोब ने वाकई अरेनिया के साथ क्या किया, और अगर मुमकिन हो तो उसे उल्टा कैसे किया जाए। उसके पास अभी भी केएल की उन लोगों की लिस्ट थी जो इस मामले में उसकी मदद कर सकते थे, और वो सभी आसानी से सायोरिया के बाहर थे। दूसरी बात भी उतनी ही जरूरी थी। मेट्रियाक ने उसकी पीठ पीछे टाइम लूप के बारे में जो भी जानकारी हासिल की थी, उसने लगभग पक्का ही वो किसी के दिमाग से निकाली होगी। कोई ऐसा जो रेड रोब नहीं था, शायद मुट्ठी भर आम लोग जिन्हें टाइम लूप के बारे में पता नहीं था, लेकिन फिर भी उनके पास इस पहेली का एक छोटा सा हिस्सा था। अगर वो इन खास लोगों को पहचान सके और उनके दिमाग को पढ़ सके तो वो पता लगा सकता था कि वो बड़ा राज आखिर क्या था। दूसरे शब्दों में, उसे अपनी मर्यादा को किनारे रखकर अपना माइंड मैजिक विकसित करने की जरूरत थी।
उसे नहीं लगा कि वो इसे अकेले कर सकता है, इसलिए उसे इसके लिए दूसरी अरेनिया वेब्स को ढूंढना होगा। आखिर में अपनी पिछली भिड़ंत में वो रेड रोप के सामने शर्मनाक तरीके से कमजोर था, और अगर उस दूसरे जादूगर ने उसे संभालते समय कुछ बड़ी गलतियां न की होती तो वो पूरी तरह हार गया होता। उसे बेहतर ट्रैप्स और एम्बुश के तरीकों की जरूरत थी, बेहतर कॉम्बैट स्किल्स की ताकि उन एम्बुशेस के फेल होने पर वो पूरी तरह खत्म न हो जाए, और बेहतर मूवमेंट मैजिक की ताकि उन कॉम्बैट स्किल्स के नाकाफी साबित होने पर वो पीछे हट सके और भाग सके। जहाँ तक वो बता सकता था, यहाँ सुधार करने का इकलौता असरदार तरीका साधारण प्रैक्टिस थी, यानी इधर उधर घूमना और मुसीबत मोल लेना। इसके साथ इकलौती समस्या ये थी कि ये उसकी लगभग हर आदत के खिलाफ था, फिर भी इसे करना ही होगा। उसने सोचा कि शुरुआत के लिए डंजन में उतरना और उत्तर के अनछुए जंगलों की सैर के लिए कुछ रीस्टार्ट्स लेना काफी होना चाहिए, और वो बाद में तय करेगा कि वहां से आगे कहां जाना है। उन लक्ष्यों के साथ उसने फैसला किया कि उसका अरेनिया के बाद का तीसरा रीस्टार्ट उसके पिछले भटकने के मुकाबले थोड़ा ज्यादा सिस्टमैटिक होने वाला था। एक मैप पर केएल के साथियों की लोकेशन मार्क करने के बाद उसने नायस डवेरी नाम के एक मध्यम आकार के शहर को अपनी अगली मंजिल के रूप में चुना। वो शहर उत्तरी जंगलों के करीब था और वहाँ डंजन का एक खास रास्ता था, इसलिए अपनी कॉम्बैट स्किल्स की प्रैक्टिस करने के बहुत सारे मौके होने चाहिए। वो एक रैंक 2 मैनावेल के ऊपर बसा था, जो कि मैनावेल्स के हिसाब से काफी कमजोर था, लेकिन फिर भी कुछ न होने से बेहतर था। और आखिर में वो इस इलाके में फैले हुए केएल के साथियों के ग्रुप के लगभग बीच में था, इसलिए अगर शहर वाला आदमी कोई रास्ता न दिखाए यानी डेड एंड साबित हो तो वो बाकी लोगों तक आसानी से पहुंच सकेगा। जहां तक जोरियन बता सकता था, ये शुरुआत करने के लिए एक बेहतरीन जगह थी। अगले दिन उसने अपने टेलीपोर्ट स्पेल से जहां तक मुमकिन था उस करीबी शहर तक खुद को टेलीपोर्ट कर दिया और अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ा। जिंदगी आपको हर तरह की अनपेक्षित जगहों पर ले जाती है, जोरियन ने सोचा, एक बार फिर विंटर वुल्फ की लाश पर चाकू चलाते हुए। अगर किसी ने मुझे एकेडमी में मेरे पहले साल में बताया होता कि मुझे ये जानने की ज़रूरत होगी कि विंटर वुल्फ की खाल उतारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो मैंने उनकी बात पर यकीन नहीं किया होता। वैसे भी उसे तकनीकी रूप से जानवर की खाल उतारने की ज़रूरत नहीं थी। उसे बस लगा कि ऐसा न करना एक भयानक बर्बादी होगी, क्योंकि विंटर वुल्फ की खाल कैन्यंस ऑफ द्वेरी में काफ़ी ऊंची कीमत पर बिकती थी। अगर वो जंगल में घूमने वाला था, लड़ने के लिए मॉन्स्टर्स और खतरनाक जानवरों की तलाश में, तो वो ऐसा करते हुए कुछ पैसे भी कमा सकता था। आखिरकार खून वाला काम पूरा हो गया। उसे यकीन था कि एक असली शिकारी इसे 1/4 समय और परेशानी में कर सकता था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। एक सफलता तो सफलता ही थी। उसने खाल को अपने बैग में रखा और उस झरने की दिशा में चल दिया जो उसे पहले मिला था, अपने हाथों और कपड़ों से खून और गंदगी धोने के इरादे से। किसी समय उसका इरादा इन चीज़ों को करने के लिए स्पेल्स का इस्तेमाल करने का था, लेकिन चूंकि कटाई वाले स्पेल्स एनिमेशन पर आधारित थे, इसलिए वे अभी उसके लिए बेकार थे। एनिमेशन स्पेल्स जादू करने वाले दिमाग का एक हिस्सा स्पेल में डालकर काम करते थे, इसलिए जब तक जोरियन किसी जानवर की खाल पुराने तरीके से नहीं जान जाता, वो इसे एनिमेशन स्पेल को नहीं सौंप सकता था। जैसे ही वो झरने की ओर बढ़ा, उसने उस वजह पर अपनी नज़र रखी जिस वजह से वो जंगल के इस खास हिस्से में आया था। सिल्वर लेक नाम की एक बूढ़ी चुड़ैल की छोटी सी झोपड़ी, जो उन मुमकिन सोर्सेज में से एक थी जिन्हें केल ने अपनी लिस्ट में नाम दिया था। अब तक केल की भविष्यवाणी कि वो खुद से उस जगह को नहीं ढूंढ पाएगा और उसे उस इलाके में तब तक घूमना होगा जब तक कि वो खुद उसके पास ना आ जाए, पूरी तरह से सही थी। कोई भी डिविनेशन झोपड़ी का पता नहीं लगा पा रही थी और वो बस यूं ही घूमते हुए वहां नहीं पहुंचा था। अगर उसके पास केल का भरोसा नहीं होता कि यहाँ कोई रहता है, तो वो बहुत पहले ही हार मान लेता। इकलौती वजह जिससे वो उस इलाके का सही अंदाज़ा लगा पाया था, वो ये थी कि बूढ़ी चुड़ैल को उस इलाके के सभी कीमियाई रूप से उपयोगी पौधों और मशरूमों को इकट्ठा करने की आदत थी, और केल ने उसे इस तरह के संदिग्ध रूप से साफ किए गए इलाकों पर नज़र रखने की चेतावनी दी थी। एक आह भरते हुए उसने अपने हाथ झरने में डाले। हाल की बारिश की वजह से वो एक छोटी मिट्टी वाली नदी में बदल गया था, लेकिन पानी उसके हाथ धोने के लिए और ठंडक पाने के लिए काफ़ी अच्छा था। वो काम पूरा होने पर वो पानी के पास झुका और खालीपन में अपनी परछाई को देखने लगा। वो हुलिये से बिगड़ा हुआ लग रहा था। वो खुद को भी वैसा ही महसूस कर रहा था। हालांकि वो पूरी तरह से अनफिट नहीं था और ये पहली बार नहीं था जब वो किसी जंगल में गया था, लेकिन अपने शहर के पास के आधे अधूरे पालतू जंगल में 2 घंटे की सैर करने और उत्तर के बड़े जंगलों में हफ्ते का ज़्यादातर समय बिताने, विंटर वुल्फ्स का शिकार करने और सांपों और दूसरे खतरनाक वन्य जीवों से बचने में फ़र्क था। भगवान का शुक्र है कि उसके पास अपने ऊपर कीड़े मकोड़ों को दूर रखने वाला वार्ड लगाने की समझदारी थी, वरना पहले दिन के अंत तक वो पिस्सुओं और जोंकों से भर गया होता, और ये तब जब मच्छरों ने उसे उससे पहले पागल न कर दिया हो।
और इन सब के बारे में सबसे बुरी बात क्या थी? वो कभी इसका आदी नहीं होगा, क्योंकि मांसपेशियों की कोई ग्रोथ और शरीर का बदलाव तब मिट जाएगा जब ये रीस्टार्ट खत्म होगा। उसने अपने मन में एक नोट बनाया कि ताकत और स्टैमिना को सुधारने के लिए एनहांसमेंट पोशंस या अनुष्ठान पाने की संभावना को देखा जाए, क्योंकि हर रीस्टार्ट के पहले हफ्ते को अपने शरीर के हर इंच के तनाव और दर्द में बिताना बिल्कुल भी मजेदार बात नहीं थी। या कम से कम उस दर्द को कम करने के लिए एक पोषण। रुको, क्या झरने का निचला हिस्सा हिल रहा था? वो खुद को ठीक समय पर पीछे फेंकने में कामयाब रहा ताकि उस विशाल भूरे आकार से बच सके जो गंदे पानी से बाहर निकला, और उसने अपने बड़े जबड़ों से उसके सिर को घेरने की कोशिश की। उसने जल्दी से पीछे कदम हटाए क्योंकि वो विशाल छिपकली जैसी जीव खुद को किनारे पर खींचने की कोशिश कर रहा था, और उसने सीधे उसके सिर पर 3 पियर्सर्स वाली एक छोटी मिसाइल बौछार भेजी। शुक्र है वो छिपकली जैसी चीज असल में काफी धीमी थी उसके अचानक हमले के बावजूद, इसलिए तीनों मिसाइलों ने अपना निशाना ढूंढ लिया। उस जीव की खोपड़ी तुरंत असर से फट गई और हर तरफ ऊतकों के टुकड़े बिखर गए, और वो तुरंत वहीं मरा हुआ गिर पड़ा। उसका निचला हिस्सा अभी भी झरने में डूबा हुआ था। जोरियन ने तुरंत अपनी दिमागी समझ चालू की और झरने में ऐसे और मॉन्स्टर्स की मौजूदगी के लिए स्कैन किया, और फिर कोई और न पाकर धीरे से लाश का मुआयना करने के लिए उसके पास गया। ये एक सैलामेंडर था, एक विशाल भूरा सैलामेंडर जिसका सिर बड़ा और त्रिकोणीय था और मन की जैसी काली आंखें थी जो शायद असल में कुछ भी नहीं देख सकती थी। ये एक चमत्कार था कि इतनी बड़ी चीज इतने उछले झरने में छिप सकती थी, लेकिन मिट्टी वाले पानी ने उसे वही दिया जो उसे चौंकाने के लिए चाहिए था। धत, ये बहुत शर्मनाक होता, यहाँ आए एक हफ्ते से भी कम समय में एक विशाल सैलामेंडर द्वारा मारे जाना। वैसे उसे यहाँ अपने पहले दिन लगभग एक गहरी खाई में गिर गया था, और वो जहरीली बेल थी जिसने कल उसका गला घोंटने की कोशिश की थी। क्या इस जंगल में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे उससे नजर हटाते ही मारने की कोशिश नहीं करेगी? जोरियन ने ऊंची आवाज में पूछा। उसे किसी के जवाब देने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो अकेला था, लेकिन उसे एक जवाब मिला, एक तरह से। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? खुद पर तरस खा रहे हो? एक कठोर महिला की आवाज ने उसे जवाब दिया। जोरियन जहां तक देख सकता था वहां कोई मौजूद नहीं था, और उसकी दिमागी समझ ने सिर्फ जानवरों को पकड़ा था, लेकिन फिर भी वो काफी जल्दी ये पता लगा पाया कि आवाज कहां से आ रही थी। बातचीत का सोर्स पास की एक टहनी पर बैठा कौवा था। खैर, बस वहां खड़े होकर मेरे फैमिलियर को मत घूरो लड़के, जल्दी करो, इसे नदी से बाहर निकालो इससे पहले कि झरना इसे बहा ले जाए। क्या तुम्हें अंदाजा है कि उस साइज के विशाल सैलामेंडर्स कितने कीमती होते हैं? ये सदी की खोज है। जोरियन का मन कहने को था कि इस सदी की खोज ने उसे लगभग मार ही डाला था, लेकिन उसने ना कहने का फैसला किया। अगर ये वही थी जिसका उसे शक था तो उसे उसकी अच्छी नजरों में रहने की जरूरत थी। केल के अनुसार बूढ़ी चुड़ैल से मदद मांगना थोड़ा मुश्किल काम था, लेकिन अगर वो उसे गंभीरता से उसकी मदद करने के लिए मना ले तो इसके बहुत अच्छे नतीजे मिलने की संभावना थी। सिल्वर लेक बहुत पावरफुल और माहिर थी, लेकिन उसके साथ निपटना बहुत ही चिढ़ाने वाला भी था। वो बिना उकसावे के उसे मारेगी नहीं या उसके साथ कोई खुला दुश्मनी भरा व्यवहार नहीं करेगी, लेकिन वो मनमौजी थी और लोगों का समय बर्बाद करने की उसकी आदत थी। जोरियन ने सोचा कि मदद के लिए उसके पास जाना कम से कम एक बार कोशिश करने लायक तो था। क्या आप मिस सिल्वर लेक होंगी? मेरा अंदाजा है। जोरियन ने अंदाजा लगाया। कौवे ने उसे हंसी के एक धमाके से जवाब दिया। एक पक्षी को इस तरह हंसते हुए देखना सच में बहुत अजीब था। मिस हूं मैं। खैर, तुम तो बड़े सभ्य हो, इन दिनों ऐसे बहुत कम मिलते हैं। क्यों? शायद मैं तुम्हारी उस बेवकूफी भरी गुजारिश को भी सुन लूंगी जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। अब तुम बस आसपास क्यों खड़े हो? क्या मैंने तुम्हें पूरा करने के लिए कोई काम नहीं दिया था? एक आह के साथ जोरियन पक्षी से दूर मुड़ा और उस विशाल उभयचर को झरने से बाहर निकालने के लिए एक लेविटेशन स्पेल करना शुरू किया। सिल्वर लेक, कोई सरनेम नहीं, और उसे ये नहीं पूछना चाहिए कि वो बिना सरनेम के कैसे रह गई। केल इस हिस्से को लेकर बहुत सख्त था। सिल्वर लेक वैसी नहीं थी जैसी जोरियन ने उसके बारे में उम्मीद की थी। वो बूढ़ी थी हाँ, लेकिन 90 साल की महिला के हिसाब से वो अविश्वसनीय रूप से जीवंत और फुर्तीली थी। एक्चुअली मुझे लगा कि उसे जंगल में घूमने में उसके मुकाबले ज्यादा आसानी थी। वो जंगल के बीच में रहने के बावजूद बहुत ज्यादा बेतरतीब नहीं थी, और उसने जो सादा भूरा लिबास पहना था वो मामूली था लेकिन बेदाग था। अगर झुर्रियां ना होती तो वो उसे उसकी उम्र से आधे से भी कम का मान लेता। क्या ये किसी तरह के पोषण रूटीन का नतीजा था या वो बस उस मामले में खुशकिस्मत थी? खैर, कोई बात नहीं। जोरियन उसके पीछे पीछे उसकी झोपड़ी तक पहुंचा। विशाल उभयचर उसके पीछे ताकत की एक डिस्क पर तैरता हुआ, जहां उसने तुरंत अभ्यास की गई सहजता के साथ उस जानवर को काटना शुरू किया।
जब वो अपनी जगह पर अलग अलग चाकुओं और भारी जार्स को संभाल रही थी, तब उसके हाथ बिल्कुल भी नहीं कांप रहे थे और जोरियन और भी पक्का हो गया कि उसने बुढ़ापे के असर को दूर रखने के लिए खुद को किसी तरह के एनहांसमेंट रूटीन में डाल रखा था। केल के अनुसार वो एक पोषण मास्टर थी और कीमिया हमेशा से ही अपनी जिंदगी को लंबा करने और खुद को स्वस्थ रखने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक रही है। ये मत सोचो कि मैंने पिछले कुछ दिनों से तुम्हें इलाके में फालतू फैफिंग अराउंड करते देखा है, उसने अचानक कहा, सैलमेंडर की लाश से अपनी आंखें हटाए बिना। काफी चिढ़ाने वाला है वो, चिंताजनक भी। इसका मतलब है कि किसी ने तुम्हें बताया कि मुझे कहाँ ढूंढना है। मुझे नहीं लगता कि तुम उस पर थोड़ा उजाला डाल पाओगे। केल ने मुझे बताया कि आपको कहाँ ढूंढना है, जोरियन ने आसानी से मान लिया। ये कोई रहस्य नहीं था सच में केल, उसने पूछा, फिर माथे पर बल डाला। ओह नहीं, रुको, मुझे मत बताओ। मुझे यकीन है कि मैंने ये नाम कहीं ओह, अब मुझे याद आया, ये वही छोटा बदमाश है जिसने फ्रिया की पोती को प्रेग्नेंट कर दिया था, लेकिन मैंने सुना है कि उसने बाद में उससे शादी कर ली, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये उतना बुरा नहीं है। एक्चुअली मुझे याद है कि फ्रिया इस बारे में काफी खुश थी। उसे डर था कि उस लड़की को कभी पति नहीं मिलेगा। क्यों? जोरिया ने जिज्ञासा से पूछा। सिल्वर लेक ने उसे एक परखने वाली नजरों से देखा। उसकी भूरी आंखें उसकी आंखों में गहराई से देख रही थीं। फिर वो अपने काम पर लौट गई। मेरा मतलब है, अगर ये पूछना बदतमीजी ना हो, आपको जरूरत नहीं है। रिलैक्स लड़के, सिल्वर लेक ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन मैं कभी बहुत सलीके वाली नहीं रही। अगर मुझे तुम्हारी किसी बात से परेशानी होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अगर तुम कुछ बदतमीजी वाला पूछोगे तो मैं तुम्हें भाड़ में जाने को कहूंगी। मैं बस सोच रही हूँ, चलो देखते हैं। जैसा कि तुम्हें अब तक शक हो गया होगा, फ्रिया जो केल की सास है, मेरी तरह एक विच है। विचेस और उनकी बेटियों के बारे में कुछ गंदी अफवाहें फैल रही हैं कि कैसे वे बेटों की बलि देती हैं, बुलाए गए डीमंस के साथ अय्याशी करती हैं, विरासत के लिए अपने पतियों को जहर देती हैं, कैसे वे घर का काम करने में बहुत आलसी हैं और दूसरी बेकार की बकवास। ये बहुत से आदमियों को किसी विच की बेटी से शादी करने में हिचकिचाने वाला बना देता है। मैं समझ गया, जोरियान ने कहा। उसने कभी उस खास मुद्दे के बारे में नहीं सुना था, लेकिन ये सुनने में काफ़ी सच लग रहा था। कई तरह के अनैतिक और प्रतिबंधित मैजिक में हाथ आजमाने के लिए विचेस की बहुत बुरी साख थी। मुझे केल और उसकी पत्नी को देखे हुए सालों बीत गए हैं, सिल्वर लेक में कहा। या फिर फ्रिया को भी। मुझे लगता है कि पिछली बार जब वे यहाँ आए थे तो मुझे थोड़ा कम सख्त होना चाहिए था, लेकिन खैर, जो हो गया सो हो गया। ये अजीब है कि उस मोरलॉक ने तुम्हें यहाँ भेजना सही समझा, जबकि वो खुद मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं करता। जोरियान ने माथे पर बल डाला। मुझे लगता है कि आप स्थिति का थोड़ा गलत अंदाज़ा लगा रही हैं। मैं नहीं जानता कि आपके और उनके बीच क्या हुआ था, लेकिन उनके यहाँ ना आने की वजह यह है कि वे मर चुके हैं। फ्रिया और केल की पत्नी दोनों को वीपिंग बीमारी हुई थी और उनकी मौत हो गई। रहा सवाल केल का, तो वो इस तरह के सफ़र पर आने के बजाय दुख मनाने और अपनी बेटी की देखभाल करने में बहुत बिजी था। आप काफ़ी अलग थलग रहती हैं। जब से वो उससे मिला था, पहली बार सिल्वर लेक उसके जवाब से दंग रह गई। मर गई? फ्रिया? और मैं इतने समय से सोच रही थी, वो फुसफुसाई, फिर रुकी और उसे सोच विचार वाली नज़रों से देखा। रुको, तुमने कहा केल और उसकी बेटी? मैं समझ गई। सिल्वर लेक ने अगले कुछ मिनट कुछ सोचने में बिताए। जोरियान ने उस समय का इस्तेमाल उनके बगल वाली झोपड़ी को करीब से देखने और समझने में किया। ये काफ़ी कमज़ोर और पुरानी लग रही थी, लेकिन जब उसने चुपके से उस पर मैजिक डिटेक्शन स्पेल डाला तो वो उसकी समझ के लिए एक लाइट हाउस की तरह चमक रही थी। आखिर उसने ढूंढते समय पहले उस चीज़ पर गौर क्यों नहीं किया था? वे पक्का बहुत ताकतवर डिविनेशन वॉर्ड्स रहे होंगे जो उसने वहां लगाए थे। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो उन्हें पावर कैसे दे रही थी। उतने ताकतवर वॉर्ड्स के लिए मैजिक के एक ताकतवर सोर्स की ज़रूरत थी, और ये जगह कोई मैनावेल नहीं थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि सिल्वर लेक इतनी ताकतवर हो कि वो पूरी इमारत के लिए मैना दे सके। क्या वो हो सकती थी? केल ने बताया था कि वो इकोसियन और विच दोनों तरह के मैजिक में बहुत ज़्यादा ताकतवर और माहिर थी, और उसे कभी कम नहीं समझना चाहिए, लेकिन ये फिर भी उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा था। असंभव रूप से पेचीदा और ताकतवर वार्डिंग स्कीम के अलावा झोपड़ी आसान दिख रही थी। उसके बगल में कई रैक थे जहां अलग अलग जड़ी बूटियां और मशरूम्स धूप में सूख रहे थे, लेकिन शिकारियों और लकड़हारों के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करके पास के शहर में बेचना कोई अनसुनी बात नहीं थी, इसलिए ये अपने आप में कोई खतरे की घंटी नहीं थी। सिल्वर लेक ने उसके चेहरे के सामने अपनी उंगलियां चटकाईं, जिससे सैलमेंडर के खून और शरीर के दूसरे तरल पदार्थों की बूंदें उसके चश्मे पर बिखर गईं और उसका ध्यान टूट गया।
उसके प्रति सभ्य रहने के फैसले के बावजूद जोरियान जवाब में उसे घूरने से खुद को नहीं रोक सका। वो बस उसे देखकर मुस्कुराई और उसने अपने चमकते सफ़ेद दांतों की 2 पंक्तियां दिखाईं। साफ तौर पर अपनी जिंदगी के 90 सालों में उसने एक भी दांत नहीं खोया था। हाँ, बिल्कुल मैजिक था। अगर तुम मेरे घर को घूरना बंद कर चुके हो तो हम अपनी बातचीत जारी रख सकते हैं। उसने कहा, मेरी तुमसे एक गुजारिश है, तुम्हारे पास केल से संपर्क करने का तरीका है ना? बिल्कुल, जोरियान ने कहा। वो और मैं दोस्त हैं, या वे होंगे एक बार जब मैं भविष्य के किसी रीस्टार्ट्स में सिरोरिया वापस जाऊंगा। तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसे एक मैसेज पहुंचाओ। ये कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसे पता चले कि मुझे अफसोस है कि हमारी आखिरी मुलाकात कैसे ख़त्म हुई, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर वो भविष्य में कभी अपनी बेटी के साथ मुझसे मिलने आए। और ये भी कि मैं उसकी बेटी को अपने मैजिक के राज सिखाना चाहती हूँ। वो विचेस की एक गौरवशाली पीढ़ी का वंशज है जो अनादिकाल से चली आ रही है, और इसे जारी रखना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, अगर वो चाहे तो। सब समझ आ गया? याद रखने के लिए काफ़ी आसान लग रहा है। और क्या अब मैं आपको उस वजह से परेशान कर सकता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ? नहीं, वो फुसफुसाई। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे कुछ करीबी लोगों को जानते हो और इस तरह की एक छोटी सी गुजारिश में मदद करने के लिए मान गए हो, तो मैं तुम्हारी जिस भी पागलपन भरी समस्या में तुम्हें मदद चाहिए कूद जाऊंगी? आप तो ये भी नहीं जानती कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, जोरियान ने इशारा किया। छोटी मोटी चीज़ों के लिए मेरे पास कोई मदद मांगने नहीं आता, वो मुस्कुराहट के साथ बोली। अगर केल ने तुम्हें मेरे पास भेजा है तो इसका मतलब है वो सच में किसी समाधान के लिए अटक गया है। मुझे लगता है कि मैं उस बात को नहीं काट सकता, जोरियान ने माना। देखिए, मैं इसे नहीं सुनना चाहती। सिल्वर लेक ने अपनी खून से सनी हथेली उसकी तरफ की ताकि वो चुप हो जाए। जब तक तुम इसे मेरे समय के लायक नहीं बनाते, मैं तुम्हारी रोने धोने वाली कहानी नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें इसे कमाना होगा। तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आप मेरी मदद कर भी सकती हैं? ऐसा भी हो सकता है कि आखिर में मैं आपको बिना किसी फायदे के पैसे दे दूं। ऐसा हो सकता है, सिल्वर लेक मुस्कुराई। तुम्हें ये रिस्क लेना ही होगा। लानत है इस विच पर, वो शायद बस उसका समय बर्बाद कर रही थी। लेकिन ठीक है, उसने लंबी सांस ली। आप मुझसे क्या चाहती हैं? अगर कुछ हुआ तो उसकी मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो गई। जोरियान के चारों ओर जगह धुंधली हो गई और फिर वो किन्याज दवेरी में वापस आ गया, उन कम भीड़भाड़ वाली गलियों में से एक में जहां उसे पूरा यकीन था कि कोई उसे अंदर बाहर टेलीपोर्ट होते हुए नहीं देखेगा। ये कोई बड़ी समस्या नहीं होती अगर ये पता चल जाता कि वो टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन साथ ही ये काफ़ी चर्चा वाली बात होती और उसकी ओर ध्यान खींचती। बहुत कम जादूगर एक 15 साल के लड़के को ये स्पेल सिखाने के लिए तैयार होंगे और उससे भी कम 15 साल के बच्चे इसे सीखने के काबिल होंगे। सबसे अच्छा यही था कि वो फिलहाल इसे छिपाकर यानी डिस्क्रीट रखे। जैसा कि उसका आना किसी की नज़रों में नहीं आया था, वो तुरंत गली से बाहर निकला और कुछ खाने के लिए शहर के चौराहे की ओर बढ़ा। लेकिन तभी अखबार बेचने वाले लड़के के चिल्लाने से उसका ध्यान भटक गया। चौंकाने वाली खबर, वो लड़का चिल्लाया। एक सिरोरिया मर्सनरी कंपनी अपने घरों में मरी हुई पाई गई। शहर की सड़कों पर मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। इत्तेफाक या साजिश? आज के अखबार में सब कुछ पढ़ें। चौंकाने वाली खबर, चौंकाने वाली खबर। खैर, ये दिलचस्प लग रहा था। जोरियान बिना कुछ कहे उस लड़के की ओर मुड़ा और वो अखबार खरीद लिया। फिर उसने झुकने के लिए एक शांत कोना ढूंढा और पढ़ने लगा। जैसा कि उसे शक था, जो मर्सनरी कंपनी मरी हुई पाई गई थी वो वही थी जिसे उसने और अरानिया ने एम्बुश में शामिल होने के लिए काम पर रखा था। लेख के बगल में उस आदमी की तस्वीर थी जिसने ग्रुप को लीड किया था, और जोरियान उस आदमी को कहीं भी पहचान लेता क्योंकि उसकी दाहिनी आंख के ऊपर एक खास निशान था। साफ तौर पर वे सभी रीस्टार्ट की शुरुआत में मरे हुए पाए गए थे, और ये बहुत कम सुरूज था कि उन्हें किसने और क्यों मारा। जाहिर है इससे तुरंत हर किसी की दिलचस्पी बढ़ गई, क्योंकि साफ तौर पर यह प्राकृतिक नहीं था। साफ नतीजा कि कोई एक ही रात में अनुभवी बैटल मेजेस के पूरे ग्रुप को खत्म कर सकता है, जिनमें से सभी मौत के वक्त सो नहीं रहे थे और उनमें से कुछ भारी सुरक्षा के अंदर थे। ये बहुत ही परेशान करने वाली बात थी, लेकिन इसके विकल्प बहुत कम थे। एक और पेचीदगी ये थी कि इस खोज के तुरंत बाद डंजन से निकलकर सीवर्स में जाने वाले अलग अलग मॉन्स्टर्स से जुड़ी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया था, और कभी कभी वे शहर की सड़कों पर भी निकल आते थे। एक्सपर्ट्स इस बात से हैरान थे कि ये अभी क्यों हो रहा था, और शहर के लीडर बड़ी तेजी से डंजन में उतरने के लिए एक ऑपरेशन तैयार कर रहे थे ताकि समर फेस्टिवल से पहले स्थिति को काबू में रखा जा सके। खैर, इसने आक्रमणकारियों के प्लान पर पानी फेर दिया। जोरियान सोच रहा था कि वे इससे कैसे निपटेंगे।
पीछे मुड़कर देखने पर यह समझाना कठिन नहीं था कि मॉन्स्टर्स सीवरों और शहर की सड़कों पर हमला क्यों कर रहे थे। आक्रमणकारी उन पर नीचे से दबाव डाल रहे थे, इसलिए जवाब में वे ऊपर की ओर चले गए। पिछले रीस्टार्ट्स में अरानिया वहां आक्रमणकारियों के हथौड़े के लिए एक अनचाहे इन्हाई के रूप में मौजूद थीं, जो डंजन के निवासियों को ऊपरी स्तरों में घुसने से रोकती थीं। लेकिन अरानिया अब मर चुकी थी और उनके जाने के साथ सिरोरिया की सुरक्षा की एक पूरी परत ढह गई थी, जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते तक नहीं थे। जोरियान इस सोच पर एक तीखी मुस्कुराहट नहीं रोक सका कि शायद रेड रोब ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली जब उसने अपना सोल किलिंग वाला गुस्सा निकाला। दिलचस्प बात यह थी कि रहस्यमय मृत्युओं और मॉन्स्टर हमलों का असर अकेडमी पर भी पड़ा था। मुख्य लेख के बगल में उन परिवारों के बारे में एक छोटा सा उपलेख था जिन्होंने सिरोरिया के स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल लिया था। जेड, जो उसकी क्लासमेट्स में से एक थी, उसे उसके माता पिता ने अकेडमी से निकाल लिया था। उसका नाम उन प्रमुख छात्रों की लिस्ट में था जिन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए शहर छोड़ने का फैसला किया था। उसके पिता हाउस विटलसिन के एक ऊंचे पद के सदस्य थे, जबकि दूसरे प्रमुख नामों में शामिल था वो खुद। यहाँ हाँ, इसमें कोई गलती नहीं थी। जोरियान काजिंस्की, जो डेमियन काजिंस्की का छोटा भाई है, लेख में उन छात्रों में से एक के रूप में दर्ज था जिन्हें उनके माता पिता ने स्कूल से निकाल लिया था। वो सोच रहा था कि ये किस बात पर आधारित था। उसे पूरा यकीन था कि कौथ से जाने से पहले कोई उसके माता पिता से संपर्क नहीं कर पाया होगा, इसलिए या तो अकेडमी ने या अखबार ने मौजूदा घटनाओं और ट्रेंड्स को देखते हुए उसकी गैर मौजूदगी का अपना ही अंदाजा लगा लिया था। जोरियान ने अपना सिर हिलाया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले अखबार बंद कर दिया। तो क्न्याजोव द्वेरी में एक हफ्ता बिताने के बाद जोरियन ने फैसला किया कि उसे ये शहर काफ़ी पसंद आया है। ये एक व्यस्त और जीवंत जगह थी जहां उसके जैसे एक नए मेज के आने पर किसी का ध्यान नहीं जाता था और ना ही कोई हैरानी होती थी। फिर भी ये इतना बड़ा और समृद्ध नहीं था कि उसके जैसे लोग वहां आम हों और उनकी कद्र ना की जाए। इस शहर की एक क्षेत्रीय केंद्र यानी रीजनल सेंटर के रूप में स्थिति और वहाँ एक प्रसिद्ध मैना वेल और डंजन एक्सेस की मौजूदगी की वजह से जो डंजन डेल्वर्स को अपनी ओर खींचती थी, ये शहर मेजर्स की सेवा करने वाली या मेज कर्मचारियों की ज़रूरत वाली दुकानों से भरा हुआ था और इस तरह एक युवा मेज के लिए रोजगार के बहुत सारे मौके देता था, इतने कि लोग कभी कभी उससे पूछे बिना ही उसे नौकरी की पेशकश कर देते थे। उसने कोई भी पेशकश स्वीकार नहीं की क्योंकि एक नियमित नौकरी में बहुत समय लगता और वो उसे उसके असली मकसद से भटका देती। लेकिन अगर वो कभी टाइम लूप से बाहर निकला तो ये याद रखने वाली बात थी। नमस्ते, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ बैठ सकता हूँ? जोरियन ने उस क्षेत्र के मैप से नजरें हटाईं जिसका वो अध्ययन कर रहा था और उस आदमी को गौर से देखा जिसने उसे टोका था। वो मध्यम उम्र का था, उसकी एक प्रमुख मूंछ और निकला हुआ पेट था और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान छपी हुई थी। इस सच्चाई के बावजूद कि जोरियन ने उसे कई सेकंड तक चुपचाप देखा, उस आदमी की मुस्कान कभी कम नहीं हुई। उसने जिस तरह के कपड़े पहने थे उससे वो वहाँ के समृद्ध निवासियों में से एक लग रहा था, शायद एक छोटा व्यापारी या उन शिल्पकार मेजर्स में से जिनकी शहर में दुकानें थीं। तो उसे शायद नौकरी की एक और पेशकश मिलने वाली थी। जरूर, जोरियन ने मेज के दूसरे छोर पर खाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठ जाइए। उसने एक पल के लिए सोचा कि क्या उसे उस आदमी से बात करते समय मैप को हटा देना चाहिए, लेकिन फिर उसने परेशान ना होने का फैसला किया। वैसे भी उसमें कुछ भी फंसाने वाला नहीं था, बस कुछ मार्क की हुई जगहें जो उस आदमी के लिए बिना किसी संदर्भ के कुछ मायने नहीं रखती थी और मार्जिन पर लिखी हुई कुछ वैसी ही बेकार की बातें थी। सिल्वर लेक ने उसे पूरे जंगल में दुर्लभ जादुई पौधे यानी रेयर मैजिकल प्लांट्स इकट्ठे करने का काम दिया था, लेकिन उसने इस बारे में बहुत ही धुंधले सुराग दिए थे कि वो कहाँ मिल सकते हैं। इसलिए वो उसके बयानों को समझने और ज्यादा जानकारी के लिए स्थानीय हर्बलिस्ट से सलाह लेने तक ही सीमित रह गया था। और स्थानीय हर्बलिस्ट बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि ये उसकी मांगों की सिर्फ शुरुआत थी, इसलिए वो इसे जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, उस आदमी ने खुशी खुशी कहा और दी गई जगह पर बैठ गया। मुझे डर है कि ये पुरानी हड्डियां अब वैसी नहीं रहीं जैसी कभी थीं। खड़े रहने से मेरे घुटनों पर बुरा असर पड़ता है। मुझे लगता है कि उम्र मुझ पर भारी पड़ने लगी है ना? निकलता हुआ पेट शायद इसमें कोई मदद नहीं कर रहा होगा, जोरियन ने अपने मन में सोचा। हालांकि बाहर से वो खामोश रहा और उस आदमी के ये बताने का इंतजार करने लगा कि उसे उससे क्या चाहिए। मुझे कहना होगा कि ये आराम करने के लिए अच्छी जगह लग रही है, उस आदमी ने आलस से उस कागज को देखते हुए कहा जिसमें कुछ खाने और पीने की चीजों की कीमतें लिखी हुई थीं। थोड़ा महंगा है लेकिन शांत और एकांत है, प्राइवेट है। खैर, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं हमारे लिए ड्रिंक ऑर्डर करूं?
मैं शराब नहीं पीता, जोरियन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, और उसे इस तरह की जगह पर किसी भी बिना शराब वाली चीज पर भी भरोसा नहीं था। ये उतनी हाई क्लास जगह नहीं थी, चाहे उस आदमी ने कुछ भी कहा हो। मुझे मना करना होगा। अब ये तो बस नाइंसाफी है, उस आदमी ने कहा। खैर, मुझे लगता है कि फिर मुझे अकेले ही पीना होगा। बदतमीजी के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे प्यास बहुत लगी है और एक सराय में बैठकर बातचीत करना और बीच बीच में बियर की घूंट ना लेना बस गलत लगता है। कुछ मिनटों के बाद उस आदमी ने अपने मग से एक लंबी घूंट ली और मुख्य बात पर आया। अब कलेजे को ठंडक मिली, उसने कहा। उस बात के पूरा होने के साथ मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मैं क्विली और रूफोल्टन इक्विपमेंट का ग्यूरी क्विली हूँ। हालांकि मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि पुराने रूफोल्टन का 2 साल पहले निधन हो गया, इसलिए अब मैं अकेला ही मालिक हूँ। फिर भी मैंने नाम वही रहने दिया, परंपरा। जोरियन ने उसे जल्दी बात करने की इच्छा को दबाया। खैर, मैं देख रहा हूँ कि आप व्यस्त आदमी हैं, इसलिए मैं सीधे बात पर आता हूँ। मैंने सुना है कि आप एल्केमिकल इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने और विंटर वुल्फ्स का शिकार करने के लिए जंगल में जा रहे हैं, और ये भी कि आप साइड में जादुई सामान भी बेच रहे हैं। हाँ, तो क्या हुआ? जोरियन ने पूछा। उसने जो कुछ भी किया वो किसी भी तरह से गैरकानूनी नहीं था। विंटर वुल्फ्स की हर खाल को करीबी गिल्ड स्टेशन पर लाने के लिए अच्छी खासी इनामी राशि दी जाती थी, जिसका साफ मकसद था लोगों को उनका शिकार करने के लिए, क्योंकि वो पशुओं, बच्चों और अकेले यात्रियों का शिकार करते थे। और जादुई सामान और एल्केमिकल इंग्रेडिएंट्स बेचना शायद ही कोई अपराध था। कुछ जगहों पर इस बारे में पाबंदियां थी कि क्या बेचा जा सकता है और किसके द्वारा, लेकिन वो आमतौर पर किसी को दिए गए क्षेत्रीय एकाधिकार यानी रीजनल मोनोपोली का नतीजा थी, और क्न्याजोव द्वेरी किसी के एकाधिकार में नहीं था। उसने जांच की थी, यहाँ तक कि उसके पास इसे साबित करने के लिए एक बैज भी था। ये महंगा था, लेकिन वो शहर में मेजर्स के साथ इतनी बार लेन देन करता था कि बिना लाइसेंस के कारोबार करते पकड़े जाने का रिस्क नहीं ले सकता था। खासकर इसलिए क्योंकि उसे ये एहसास हुआ कि कुछ दुकान मालिक उस कंपटीशन से चिढ़ते थे जो वो पेश कर रहा था, और अगर उन्हें कोई बहाना मिल जाए तो वो उसे गिल्ड को रिपोर्ट करना बहुत पसंद करेंगे। साफ कहूं तो मैं चाहता हूं कि आप अपने एल्केमिकल इंग्रेडिएंट्स और जादुई सामान मेरे प्रतिद्वंदियों के बजाय मुझे बेचें, लेकिन ये मत सोचिए कि ये किसी तरह की धमकी या ब्लैकमेल है। मैं इस विशेषाधिकार के लिए आपको अतिरिक्त पे करने के लिए तैयार हूं। जोरियन की आंखें झपकी, उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। 1 घंटे के बाद उस आदमी ने जोरियन के साथ एक तरह का समझौता कर लिया था। अतिरिक्त पैसा जोरियन के लिए बहुत मायने नहीं रखता था, लेकिन उस आदमी के पास कुछ ऐसा था जो वो चाहता था, एक पूरी तरह से सुसज्जित एल्केमिकल वर्कशॉप जिसका वो हर समय इस्तेमाल नहीं कर रहा था। समय समय पर उक्त वर्कशॉप का इस्तेमाल करने के अधिकार और पौधों की किताबों के लिए उसकी निजी लाइब्रेरी से सलाह लेने के अधिकार के बदले में जोरियन किसी और को देने से पहले अपने सभी उत्पाद उस आदमी को देने के लिए तैयार हो गया। ऐसा सौदा करने के बाद वो आदमी खुद से काफी खुश लग रहा था। ईमानदारी से कहूं तो जोरियन भी खुश था। लोकल लाइब्रेरी में पौधों और हर्ब्स की किताबों का बहुत ही मामूली संग्रह था, लेकिन ग्यूरी ने दावा किया कि उसकी अपनी निजी लाइब्रेरी इतनी सीमित नहीं थी। एक उचित एल्केमिकल वर्कशॉप तक पहुंच भी कन्वीनियंट था, और ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो आसानी से कहीं और पा सकता था, जब तक कि वो हर बार कुछ बनाने के लिए कोर्सा तक टेलीपोर्ट करने के लिए तैयार ना हो, और उसके पास सच में इतनी मैना नहीं थी कि वो उसे यूं ही बर्बाद कर सके। वैसे यहाँ पोशंस और जादुई सामान की इतनी मांग कैसे है? जोरियन ने पूछा। ये शहर जादुई दुकानों की संख्या के हिसाब से थोड़ा छोटा लगता है। मैं वर्कशॉप्स को समझता हूँ क्योंकि वो हमेशा अपने उत्पादों को कहीं और एक्सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन आपकी जैसी दुकानें स्थानीय बाजार में इतना काम कैसे कर लेती हैं? ओ, ये तो आसान है। यात्री, या ज्यादा सटीक रूप से कहूँ तो बसने वाले। ये शहर उन लोगों के लिए आखिरी पड़ावों में से एक है जो उत्तर की ओर जा रहे ग्रेट नॉर्दर्न पुश के तहत और उत्तर की ओर जा रहे हैं, जैसा कि सरकार इसे कहना पसंद करती है। उनकी यात्रा पर असली सभ्यता के आखिरी केंद्रों में से एक होने के नाते हमें हर तरह की जरूरी चीजों यानी क्रिटिकल सप्लाईज की बहुत ज्यादा मांग मिलती है। ग्रेट नॉर्दर्न पुश? जोरियन ने पूछा। अखबार नियमित रूप से नहीं पढ़ते, मेरा अंदाजा है। ये एडलिन गिजोन का लामलिन और फैल्क्रीनिया पर वर्चस्व हासिल करने की एडलिन गिजोन की मौजूदा रणनीति का हिस्सा है। इसमें ये विचार है कि उत्तरी जंगलों को पालतू बनाकर देश को आबादी और संसाधनों का एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। ये सभी देश जिनकी सीमा जंगल से लगती है कम या ज्यादा मात्रा में ऐसा करते हैं, लेकिन एडलिन गिजोन ने वास्तव में इस प्रयास में बहुत निवेश किया है। यकीन नहीं कि ये अंत में वास्तव में इसके लायक होगा या नहीं, लेकिन मुझे इससे मिलने वाली भीड़ से कोई परेशानी नहीं है।
अब जबकि उसने इस बारे में सोचा तो एकेडमी में वापस इसके निशान थे। ये कोई बहुत ज्यादा साफ नहीं था, लेकिन टेक्स्ट बुक्स और क्लास असाइनमेंट्स में अक्सर सारोकियन हाईलैंड्स का जिक्र उम्मीद से कहीं ज्यादा होता था, उनकी कम आबादी और मौजूदा महत्व को देखते हुए। किसी भी मामले में वो आदमी जल्दी ही चला गया और जोरियन वापस अपने मैप को घूरने लगा। कमबख्त चुड़ैल। मुझे नहीं लगता कि अब जब मैं आपके लिए वो पौधे ले आया हूँ जो आपने मांगे थे। बेवकूफ मत बनो लड़के, सिल्वर लेक ने उसके हाथों से पौधों का बंडल छीनते हुए कहा। तुम्हें सच में लगता है कि मेरी मदद पाने के लिए बस ये छोटा सा काम फेच क्वेस्ट काफी है? इसे एक एलिमिनेशन राउंड समझो। वैसे भी तुम बहुत धीमे थे। धीमे? जोरियान ने हैरानी से दोहराया। मुझे सिर्फ 3 दिन लगे। मैं उन्हें इतनी जल्दी सिर्फ इसलिए इकट्ठा कर पाया क्योंकि मैं एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकता था, और इसमें शामिल खतरे की तो बात ही छोड़िए। आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आपके वो रेड बेल मशरूम्स अगर सही से ना संभाले जाएं तो पैरालाइजिंग डस्ट के बादलों में फट जाते हैं। खैर, ये तो बस एक आम जानकारी है, उसने हाथ हिलाते हुए लापरवाही से कहा। ये तो सबको पता है। यहाँ मेरे लिए इन घोंघों के खोल पीस दो प्लीज। जोरियान ने रंग बिरंगे लाल और नीले घोंघों के खोल से भरे छोटे चमड़े के बैग को देखा और माथे पर बल डाला। वो घोंघों की उस प्रजाति को जानता था। उनका इस्तेमाल कुछ नशीली दवाओं को बनाने में किया जाता था और उन्हें इकट्ठा करना पूरी तरह से गैर कानूनी था। इससे भी ज्यादा जरूरी बात ये थी कि उनके पिसे हुए खोल एक ताकतवर हैलुसिनोजन थे और मुट्ठी भर धूल को भी सांस के जरिए अंदर लेना उसे पागल और बेबस कर देता। उसने उस चिढ़ाने वाली बूढ़ी औरत को एक छोटी सी घूरती हुई नजरों से देखा और फिर खुद पर एक डस्ट शील्ड स्पेल डाल लिया, वही जिसे उसने उन पैरालाइजिंग मशरूम से बचने के लिए इस्तेमाल किया था, और फिर ओखली और मूसल उठाकर काम में जुट गया। जब वो काम पूरा हो गया तो उस बूढ़ी चुड़ैल ने उसे तुरंत वही पौधों का बंडल थमा दिया जिसे उसने 3 दिन लगाकर इकट्ठा किया था, कुछ छोटे निर्देश दिए और उसकी झोंपड़ी की दीवार के सहारे रखे एक पुराने कढ़ाई की ओर इशारा किया। बहुत बढ़िया। साफ तौर पर अब वो पुराने तरीके से एक पोषण बनाने वाला था। बचपन में उसे एक और विच ने सिखाया था, इसलिए वो यहाँ पूरी तरह से अनजान नहीं था, लेकिन वो पोषण जो वो उससे बनवाना चाहती थी उसके लिए नया था। साथ ही मॉडर्न एल्केमी के मुकाबले पारंपरिक पोषण बनाने को पुराना मानने की एक वजह थी। ये ज्यादा मुश्किल था, कम सुरक्षित था और अक्सर नतीजे भी खराब ही मिलते थे। उम्मीद थी कि वो पोषण जो वो उससे बनवा रही थी वो ऐसा नहीं था जो उसके चेहरे पर फट जाए या सही ना बनने पर उसे जहरीले धुएं से नुकसान पहुंचाए। ओह, वो किसे बेवकूफ बना रहा था। बेशक वो वैसा ही था। सच कहूं तो अगर टाइम लूप और उसकी वजह से मौत के डर से मिली आज़ादी ना होती तो वो इस वक्त यहाँ से जा रहा होता। जैसा कि उसे शक था, उसने वो पोषण खराब कर दिया। शुक्र है, हर बार जब वो कोई बहुत बड़ी गलती करने वाला होता सिल्वर लेक उसे रोक देती। काश उसके पास उसे चेतावनी देने का कोई बेहतर तरीका होता, बजाय इसके कि वो उसे विलों की टहनी से मारती। वो उसकी आंख भी फोड़ सकती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कहेगा, लेकिन उसे जिम और उसके तंचों की याद आने लगी थी। उसका पुराना उस्ताद इस पागल बूढ़ी औरत के मुकाबले एक संत था। खैर, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सिल्वर लेक ने कढ़ाई के अंदर झांकते हुए और उस बदबूदार बैंगनी गंदगी को हिलाते हुए कहा जो जोरियान ने बनाई थी, जबकि इसे एक गाढ़ा मीठी महक वाला पूरी तरह से पारदर्शी लिक्विड होना चाहिए था। उसने उसे एक चमकती हुई मुस्कान दी और मुझे लगता है कि तुम्हें दोबारा कोशिश करने से पहले सामग्री का एक नया बैच इकट्ठा करना होगा, है ना? जोरियान ने उस मुस्कुराती हुई औरत को खाली नजरों से देखता रहा, उसकी एम्पैथी के जरिए उसकी उम्मीद को महसूस करता रहा। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो इस पर भड़क जाएगा और वो उसी का इंतजार कर रही थी। जालिम औरत। बदकिस्मती से उसके लिए वो निराश होने वाली थी। उसने बिना कुछ कहे अपने बैग में हाथ डाला और सामग्री का एक ताज़ा बंडल बाहर निकाला। उसकी मुस्कान कभी कम नहीं हुई, लेकिन जोरियान फिर भी उसकी निराशा को महसूस कर पा रहा था। इससे वो मन ही मन मुस्कुराया, हालांकि उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। तुमने फालतू इकट्ठा किया था, है ना? उसने बिना जवाब की उम्मीद के पूछा। मुझे कड़क और मुश्किल शिक्षकों के साथ बहुत अनुभव है, जोरियान ने सादगी से कहा। मेरे पास इसके अलावा एक और बंडल भी है। अच्छा है, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, सिल्वर लेक ने कढ़ाई के किनारे पर खटखटाते हुए कहा। ये तो बहुत बुरा था। मुझे नहीं लगता कि 2 कोशिशें काफी होंगी। लानत है, मुझे शक है कि तुम इसे तीसरी बार में भी कर पाओगे। जाओ, इस कचरे को वहां बने न्यूट्रलाइजेशन पिट में खाली करो और फिर से शुरू करो। जोरियान ने आह भरी और कढ़ाई को एक डिस्क ऑफ फोर्स पर उठाकर न्यूट्रलाइजेशन पिट की ओर चल दिया। ये वास्तव में बस एक खुला गड्ढा था जिसे पत्थरों से सजाया गया था और उस पर एल्केमाइल रेजिन का पेंट किया गया था ताकि उसमें डाला गया एल्केमाइल मिश्रण जमीन या नजदीकी पानी में ना मिल सके। अकेडमी में उसके एल्केमी के टीचर कीमिया के इस तरह के गलत रखरखाव को देखकर सहम जाते, लेकिन अगर महान सिल्वर लेक को लगता है कि कीमियाई कचरे को फेंकने के लिए एक खुला गड्ढा काफी है, तो जोरियान कौन होता उनसे असहमत होने वाला।
वो काम हो जाने के बाद उसने कढ़ाई को फिर से आग के पास रखा और फिर से शुरू किया। हालांकि सिल्वर लेक शायद सही थी कि वो अगली 2 बार में भी उसे सही नहीं बना पाएगा, क्योंकि पोषण को साफ तौर पर बहुत ही बारीकी से टेम्परेचर कंट्रोल करने की जरूरत थी। लेकिन लकड़ी जलाने और एक साधारण आग वाली जगह का इस्तेमाल करते समय इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। सिल्वर लेक जैसी बहुत अनुभव वाली एक बूढ़ी विच शायद अपनी समझ से जानती थी कि आग को कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन जोरियान को इसका रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि इसे कैसे करना है। ये आमतौर पर पारंपरिक कीमिया, जैसा कि इसे कभी कभी कहा जाता है, कि मुख्य समस्या थी। ये पूरी तरह से इसे बनाने वाले की उस काबिलियत पर निर्भर था कि वो तुरंत अपने तरीकों को बदलकर एक सही उत्पाद बना सके। मॉडर्न एल्केमी के मुकाबले पारंपरिक कीमिया सिर्फ अंदाजे और मौके पर कुछ नया करने के बारे में था। एक मुट्ठी पत्तियां, धीमी आग और एक मध्यम समय जैसे शब्द पारंपरिक कीमिया के नुस्खों में बहुत आम थे। जोरियान जानता था कि उसने एक बार अपनी दादी के नुस्खे रेसिपी कैबिनेट खोलकर देखा था कि क्या वो उनसे कुछ सीख सकता है। अगर उसकी गुप्त पोषण बनाने की कोशिशों के नतीजों को देखा जाए तो एक चुटकी नमक का मतलब उसके और उसकी दादी के लिए साफ तौर पर बहुत अलग था। उसके लिए एक और समस्या ये थी कि वो केवल एक एक करके पोषण बनाने में माहिर था और कढ़ाई वाला तरीका ढेर सारे पोषन्स बनाने, बैचेस बनाने के लिए बनाया गया था। एक एक पोषण बनाने और बैचेस में बनाने के तरीकों में कुछ बहुत महत्वपूर्ण अंतर थे, लेकिन जोरियान को इस वक्त बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि वो क्या थे। तुम्हें किसने सिखाया? सिल्वर लेक ने अचानक पूछा। बुदबुदाया। आपका क्या मतलब है? आप मेरे कीमिया के टीचर के बारे में जानना चाहती हैं? मैं तुम्हारे पोषण बनाने वाले टीचर के बारे में जानना चाहती हूँ। तुम अभी भी काफी बुरे हो, लेकिन कढ़ाई के पास तुम इतने अनजान नहीं हो जितना मैंने सोचा था। तुम्हें किसने सिखाया? शायद वो मेरी दादी थी। एक विच या सिर्फ एक हाउसवाइफ जिसने कुछ नुस्खे सीख लिए थे? एक विच, जोरियान ने कहा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा समर्पित थीं। जब मैं बच्चा था उन्होंने मुझे कुछ सबक सिखाए थे, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नहीं चला। मेरी माँ को उनका मुझे सिखाना पसंद नहीं था। असल में मुझे पूरा यकीन था कि मेरी माँ को मेरी दादी पसंद नहीं थी। बस बात खत्म। उनकी स्थिति में माँ और बेटी की आपस में नहीं बनती थी। जोरियान को हमेशा ये काफी पाखंड लगता था कि माँ उसे परिवार की अहमियत के बारे में इतना भाषण देती थी, जबकि वो खुद अपनी माँ को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इंटरेस्टिंग। हालांकि इसकी वजह से मुझसे किसी सहानुभूति की उम्मीद मत रखना। मैंने ऐसा सपना भी नहीं देखा था, जोरियान ने हल्के अंदाज में कहा। अच्छा है, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैंने तुम्हारी मदद करने की कीमत तय कर ली है। ओह, जोरियान ने कहा, अचानक सतर्क होते हुए। हाँ, देखो, मुझे पता चला है कि तुम जंगल में घूम रहे हो और जानवरों से लड़ रहे हो, तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे बस का हो। मुझे बताओ, क्या तुमने कभी द ग्रे हंटर नाम की किसी चीज के बारे में सुना है?